कहानी समुद्र के लुटेरे शमशेर की है, जो कि जाना माना समुद्री लुटेरा था। अपने साथियों के साथ उधम मचाना ही उसका काम था। शमशेर और उसके साथियों को जैसे ही मौका मिलता वो आकर गांव और बस्तियों को लूट कर चले जाते। मैंने सुना है कि रामनगर में सोने की खदान है, वहाँ हमें जाना चाहिए। उस जगह से इतना सोना आ जाएगा कि पूरी जिंदगी ऐशो आराम से गुजर जाएगी। जी उस्ताद, मैं तो थक गया हूँ इस लूटमारी से। एक बारी हमला करेंगे, जमकर करेंगे। शमशेर अपने साथियों के साथ उस सोने के खदान में पहुंच जाता है और वहां जाते ही उसे समुद्र देवता का श्राप लग जाता है। कपटी दुष्ट, तू यहाँ तेरे करतूतों की वजह से नहीं बल्कि मेरी माया की वजह से आया है। इस सोने की खदान में जो भी आएगा वो समुद्र में बंदी बन जाएगा। तेरा पूरा जीवन तुझे उसी एक टापू पर बिताना होगा और अगर एक भी कदम बाहर रखा तो तुम्हारे प्राण संकट में होंगे। उस टापू से निकलने का उपाय सिर्फ लोगों की सेवा करना है। नहीं, ऐसा मत करो, नहीं। समुद्र देवता के श्राप से शमशेर और उसके साथी एक टापू में फंस गए थे, जहां कई साल रहने के बाद भी उन्हें आजादी नहीं मिली थी। पूरे 2 साल हो गए, ना हम बाहर जा सकते हैं और ना ही हमारे पास कोई आ सकता है। ये कैसा गुनाह किया है हमने? क्या करे उस्ताद, मैं भी आपके साथ फंस गया हूँ। ये बद्दुआ कैसे टूटेगी ये मुझे भी पता नहीं। समुद्र देवता का श्राप लोगों की भलाई और लोगों की मदद करने से ही टूटेगी, इसके अलावा उसका कोई उपाय नहीं है। शमशेर और उसके साथी बात कर ही रहे थे कि समुद्र से एक लकड़ी के छोटे से टुकड़े में रघुवीर उनके पास पहुंचा, जो कि बेहद बुरी हालत में था। बचाओ मुझे, बचाओ, बचाओ मुझे, मैं डूब ना जाऊं। मालिक, वो देखिए, वहाँ से एक आदमी आ रहा है और वो कहीं डूब ना जाए। मैंने 2 साल में आदमी पहली बार देखा है। इसे इस टापू में बुलाओ, हमारी सारी मदद हो जाएगी। जी, ये रस्सी समुद्र में डाल दो और उसे हमारे पास खींच लो। उन समुद्री लुटेरों ने रघुवीर के लकड़ी के छोटे से टुकड़े के पास एक रस्सी फेंकी और उसे अपने टापू पर खींच लिया। शुक्रिया, शुक्रिया, तुमने हमारी जान बचाई, वरना क्या होता पता नहीं। तुम सब लोग हो कौन? हम समुद्री लुटेरे हैं, इस टापू पर कैद है और तुम हमारी उम्मीद हो जो हमें यहाँ से बाहर निकाल सकेगी। रघुवीर उनकी बातें सुनकर डर गया। तब शमशेर ने उसे सारी बातें बताई। तुम सबके साथ तो बहुत बुरा हुआ है मालिक, अब कैसे बाहर निकलोगे? मेरा तो चलो ठीक है, मैं किसी ना किसी की मदद ले लूंगा, लेकिन तुम हमें यहाँ चढ़ाने आए हो या हमारी मदद करने? और याद रखना, मैं समुद्री लुटेरा हूँ। तुमने कहा श्राप लोगों की मदद करने से टूटेगा, तो क्यों ना तुम ढाबा खोल लो। तुम्हारी नाव से मैं लोगों को यहाँ ले आया जाया करूँगा, जिससे लोगों का आना जाना होगा। तुम इस टापू में ही रहोगे और इससे तुम्हारी सारी तकलीफें भी दूर हो जाएंगी। और मैं झींगे मछली सब बहुत अच्छा बनाता हूँ। सही कहा रघुवीर भाई ने, एक यही जरिया है हमारे बाहर जाने का। तो फिर ठीक है, हम आज से ही सारी तैयारी करेंगे। इस टापू से लकड़ियाँ काट कर एक बढ़िया बड़ा सा ढाबा या रेस्टोरेंट बनवाओ। शमशेर की बात सुनकर उसके साथियों ने वैसा ही किया। एक बड़ा सा समुद्री ढाबा बनाकर तैयार कर दिया। ये हुई मेरी समुद्री ढाबा बनकर तैयार। रघुवीर, इसके आगे अब सब तुम्हें देखना है। कैसे भी कर ग्राहकों को बढ़ाओ। तुम उसकी चिंता मत करो, मैं लोगों को कैसे भी कर ले आऊंगा। तुम बस अच्छे अच्छे खाना बनाकर तैयार रखो। तुम उसकी चिंता मत करो, जो आकर खाएगा उंगलियां चाट कर जाएगा। शमशेर और उसके साथी मिलकर ढाबे के लिए खाना बनाना शुरू कर देते हैं। सब मिलकर मछलियाँ, झींगे और कई सारे पकवान बनाकर तैयार कर देते हैं और रघुवीर के इंतजार में बैठ जाते हैं। दूसरी ओर रघुवीर लोगों को समुद्री ढाबे में आने की दावत देता है। आओ आओ, समुद्री ढाबे में आओ, अच्छे अच्छे पकवान खा कर जाओ, शहर की भाग दौड़ से बच जाओ। आओ आओ आओ, परिवार के साथ आओगे तो डबल ले जाओ, अपने बच्चों को खिलाओ। समुद्री ढाबा? ये क्या है भाई साहब?
हम तुम्हें समुद्र के बीचों बीच ले जाकर ढाबे का खाना खिलाएंगे, ठीक पानी के बीच। ये सुनकर ही बेहद अच्छा लग रहा है। मैं सबको आपके ढाबे पर लेकर चलूंगी। समुद्री ढाबा, मैं भी आपके साथ चलूंगा। जल्दी करो, सब लोग समुद्र के किनारे वाली नाव पर चढ़ जाओ। तुम सभी को मैं समुद्री ढाबे पर लेकर चलूंगा। रघुबीर सबको नाव में बिठाकर समुद्री ढाबे में लेकर जाता है। वहाँ जाकर देखता है कि शमशेर और उसके साथियों ने अच्छे अच्छे पकवान बनाकर तैयार कर दिए हैं। शमशेर सभी ग्राहकों को देखकर बेहद खुश हो जाता है। वाह रघुबीर भाई, तुमने तो कमाल कर दिया। अगर इन सब का पेट अच्छे से भर जाएगा तो हम सब आजाद हो जाएंगे और हम दोबारा लुटेरा नहीं बनेंगे। सिर्फ हम घर जाकर अपना गुजारा करेंगे। बिल्कुल सही कहा, किससे चोरी करना अच्छा लगता है, वो तो हालात बुरे हो जाते हैं। चलो सबको खाना बांटो। शमशेर और उसके साथियों ने सबको खाना खिलाया। सब बड़े चाव से मछलियाँ खा रहे थे, जिसे देखकर रघुबीर और शमशेर दोनों ही बेहद खुश थे। मैं तुम्हें यहाँ से निकाल कर रहूंगा। हम ये काम करते रहेंगे। ये काम जब तक करना है जब तक समुद्र देवता प्रकट न हो जाए। वो जरूर हमारी गुजारिश सुनेंगे। रघुबीर शहर से लोगों को समुद्री ढाबे में लेकर आता है। लोग आते गए और शमशेर अपने समुद्री ढाबे से लोगों का पेट भरता गया। धीरे धीरे 1 साल बीत चुके थे। एक दिन एक भिखारी नाव में बैठकर समुद्री ढाबे में आया, जिसे देखकर शमशेर ने कहा, आप कौन? मैंने आपको यहाँ पहली बार देखा है। मैं आया भी पहली बार हूँ। अरे ये एक भिखारी है, इसे भूख लगी थी, इसीलिए मैंने नाव में बैठा लिया। इन्हें भी आज खाना खिला दो। यह भी कोई कहने की बात है, ये काम तो हम जरूर करेंगे। शमशेर ने उस बूढ़े भिखारी को अपने हाथ से खाना खिलाया। जैसे ही एक निवाला उस भिखारी ने खाया, वो समुद्री देवता के रूप में प्रकट हो गए और कहने लगे, मैं तुम्हारे परिश्रम और अच्छे भाव से प्रसन्न हुआ शमशेर। तुमने अपने आप को सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी पूरी तरह से बदल दिया है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें और तुम्हारे इन साथियों को यहाँ से आजाद करता हूँ। मैं हर एक चीज समझ और सीख चुका हूँ। अब से मैं इस टापू पर समुद्री ढाबा चलाया करूँगा और लोगों की भूख मिटाया करूँगा। इसीलिए मेरा एक वरदान है तुम्हें, तुम और तुम्हारे साथी इस ढाबे में जो भी बनाओगे वो कभी समाप्त नहीं होगा, आजीवन चलता रहेगा। तथास्तु। इतना कहकर समुद्री देवता गायब हो गए। उनकी बात सुनकर शमशेर और रघुबीर ने अपना जादुई समुद्री ढाबा चलाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते सारे शहर और मोहल्लों में समुद्री ढाबे का बोलबाला हो गया और सब हंसी खुशी वहां आने लगे। अब शमशेर और उसके साथी श्राप से आजाद होकर शहर और गांव घूमने जाया करते थे। सब लोग खुशी खुशी रहने लगे। एक गांव में मीना और रीना नाम की 2 बहनें रहती थीं। रीना बड़ी थी और मीना उससे 2 साल छोटी। दोनों बहनों में बहुत प्यार था और दोनों हमेशा साथ साथ रहती थी। उनके वालिद का रीना मीना नाम का ढाबा था। उनके वालिद की मौत के बाद रीना और मीना दोनों मिलकर वो ढाबा चलाती थी। मीना, कल सुबह हमें सब्जियों का स्टॉक लेने चलना है, तुम्हें याद है ना? हाँ, मुझे अच्छे से याद है। मैंने काका को कह दिया है कि सुबह अपनी वैन तैयार रखें। अच्छी बात है, आओ मिलकर हम पिछले महीने का हिसाब कर लेते हैं। दोनों बहनें मिलकर इसी तरह ढाबे का हर काम साथ साथ करती थीं। दोनों में आज तक कभी तकरार नहीं हुआ था। दोनों ही बड़े मोहब्बत से रहती थीं। एक दिन सुबह, रीना उठ जाओ, चलो जल्दी हमें निकलना चाहिए। रीना कोई जवाब नहीं दे रही थी। मीना रीना को छू कर देखती है तो उसे पता चलता है कि रीना को बहुत तेज बुखार है। अरे ये क्या? रीना का तो पूरा जिस्म गर्म है, अचानक से इतना तेज बुखार कैसे हो गया इसे? मुझे तुरंत किसी अच्छे डॉक्टर को बुलाना चाहिए। मीना हरिया काका को कहकर डॉक्टर को बुलवाती है। डॉक्टर रीना को देखते हैं और उसे दवाई खिलाकर आराम करने की सलाह देते हैं। मीना भी रीना से कहती है कि अभी उसे आराम की जरूरत है। पर मीना, अब तू अकेले कैसे जाएगी? ढाबा कैसे संभालेगी?
ये मेरी तबीयत को भी अभी खराब होना था। रीना, तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। तुम सबसे पहले अपनी तबीयत की फिक्र करो। मैं अभी हरिया काका के साथ जाती हूँ और सब्जियाँ लेकर ढाबा पहुँचती हूँ, फिर तुम्हें देखने आती हूँ। मीना ने इससे पहले कभी अकेले कुछ नहीं किया था, इसीलिए वो थोड़ा घबराई हुई थी। वो हरिया काका के साथ सब्जी बाजार पहुँचती है। वहाँ पर उसे एक सब्जी वाला मिलता है। आइए मोहतरमा, आइए, बताइए कौन सी सब्जी दूं आपको? एकदम ताजी है, कौन सी दे दूं? भैया जी, 5 किलो टमाटर और 10 किलो आलू। अरे मोहतरमा, भैया जी मत बनाइए, मैं भी आप ही की उम्र का हूँ। मैं राहुल, नाम तो सुना ही होगा। जी जी बिल्कुल ठीक है। तो राहुल जी। राहुल और मीना की इस तरह बहुत बातें होने लगती हैं। उसके बाद से मीना सारी सब्जियां राहुल से ही खरीदती हैं और उसे अपने ढाबे की सारी जानकारी दे देती है। हाँ, मैं और मेरी बड़ी बहन मिलकर चलाते हैं और हम दोनों में आधा आधा पैसा बंट जाता है। मेरे अब्बू नहीं है। मेरी बहन बहुत अच्छी है, मेरा बहुत ख्याल रखती है। राहुल मीना की सारी बातें बड़े गौर से सुनता है। उसके बाद वो कहता है, मीना, तुम मुझे अच्छी लगने लगी हो। क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलना चाहोगी? हाँ, पर मुझे तो अभी ढाबे पर जाकर काम करना है ना। आज तो मेरी बहन भी नहीं है, ना जाने अकेले मैं सब कुछ कैसे कर पाऊंगी। ठीक है, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। फिर तुम्हें अकेले कुछ नहीं करना पड़ेगा और मैं तुम्हारे साथ वक्त भी बिता पाऊंगा। मीना राहुल को अपने साथ ढाबे पर ले आती है। ढाबे को देखकर राहुल कहता है, तुम्हारा ढाबा तो बहुत ही बेहतरीन है, बस एक ही कमी है इसमें। इसका नाम रीना मीना ढाबा नहीं, बल्कि मीना ढाबा होना चाहिए था। तुम इतनी खूबसूरत हो, मेहनती हो, और मेरी तो ख्वाहिश है कि इसका नाम मीना ढाबा होना चाहिए। नहीं, तुम कैसी बातें कर रहे हो? ये काम हम दोनों बहनों की मेहनत से चलता है, इसलिए इसका नाम रीना मीना ढाबा ही रहेगा। अब मैं हूँ ना तुम्हारे साथ मेहनत करने के लिए। अब तुम्हें अपनी बहन की क्या जरूरत है? सोचो, ये पूरा ढाबा अगर तुम्हारे नाम पर हो जाता है तो तुम कितनी बेहतर जिंदगी जी पाओगी। रीना की तबीयत कुछ दिन और खराब रहती है और इधर राहुल धीरे धीरे मीना को रीना के खिलाफ भड़काने लगता है। वो उससे कहता रहता है कि तुम ये ढाबा अपने नाम करवा लो और फिर मैं तुमसे शादी कर लूंगा और हम दोनों मिलकर एक खुशहाल जिंदगी बिताएंगे। मीना धीरे धीरे उसकी बातों में आ जाती है और फिर ढाबे के कागजात बनवाकर और फिर रीना से उस पर गलत तरीके से सही करवा लेती है। रीना की तबीयत ठीक नहीं होती, इसीलिए वो बिना कुछ पूछे कागजात पर सही कर देती है। इसके बाद मीना ढाबे का नाम रीना मीना ढाबा से बदलकर मीना ढाबा कर देती है और राहुल के साथ रहने लगती है। अब रीना की तबीयत ठीक हो जाती है और वो ढाबे पर आती है। जैसे वो राहुल को देखती है तो उसे ये महसूस होने लगता है कि राहुल बिल्कुल ठीक आदमी नहीं है। मीना, ये सब तुमने क्या कर दिया? ये हमारा बोर्ड क्यों चेंज कर दिया? और ये लड़का कौन है? अब ये ढाबा मेरा है, तुम्हारा इस पर कोई हक नहीं। तुम चाहो तो मैं खुद तुम्हें कागज दिखा सकती हूँ। तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम यहाँ से हमेशा के लिए चली जाओ और मुझे और मेरी मोहब्बत को साथ में ये ढाबा चलाने दो। रीना समझ जाती है कि इसी ने उसकी बहन को बहकाया है। वो उस समय झगड़ा करना बेहतर नहीं समझती। उसे पूरा यकीन रहता है कि ये सब किया धरा राहुल का ही है, मगर अभी मीना की आंखों पर मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई है, इसीलिए वो वहां से चली जाती है। उसके बाद मीना ढाबा के ठीक सामने एक छोटी सी गुमटी में रीना ढाबा नाम का अपना कारोबार शुरू करती है, मगर जाने माने मीना ढाबा के सामने लोग रीना के ढाबे पर नहीं आते। अब मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि मेरा ढाबा खूब चले और फिर मैं मीना को सच्चाई बता सकूं और उस राहुल के चंगुल से उसे छुड़ा सकूं। रीना बहुत सोचती है और फिर उसे एक तरकीब सूझती है। वो सोचती है कि क्यों न एक ही थाली में 54 तरह के पकवान परोसे जाएं, ताकि लोगों को तरह तरह के जायके खाने को मिले और एक ही थाली में उनकी सारी उम्मीदें पूरी हो जाएं। कुछ अलग करने से उसके ढाबे पर ज्यादा खरीदार आएंगे। हाँ, ये आइडिया बहुत अच्छा लग रहा है।
मैं इस थाली का नाम बाहुबली थाली रखूंगी। अब मेरे ढाबे की बाहुबली थाली पूरे शहर में मशहूर होगी। रीना अपना बाहुबली थाली लॉन्च करती है। देखते ही देखते उसकी बाहुबली थाली पूरे शहर में मशहूर हो जाती है और उसका रीना ढाबा बाहुबली रीना ढाबा के नाम से जाना जाने लगता है। वो बहुत पैसे कमाने लगती है और अपने ढाबे को बहुत बड़ा बना देती है। उसके सामने अब मीना ढाबा चलना बंद हो जाता है। एक रात को जब वो अपना ढाबा बंद कर रही होती है तो उसे सामने से चिल्लाने की आवाज आती है। अरे अब तो तुम्हारे पास चवन्नी भी नहीं बची है। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, चलता हूँ। तुम अपने इस ढाबे को संभालो और नहीं संभाल सकती तो इसी ढाबे में तुम खुदकुशी कर लेना। पर तुमने तो कहा था कि तुम मुझसे बेहद मोहब्बत करते हो और किसी भी हालत में मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। जब तक दौलत है तब तक मोहब्बत है। अब मुझे तुम्हारे पास कोई फायदा नहीं दिखता। ये सब सुनकर मीना रोने लगती है। राहुल वहां से चला जाता है और तभी रीना उसके पास आती है और उसे गले लगा लेती है। मीना बहुत रोती है और रीना से माफी मांगती है, पर रीना मीना को माफ कर देती है और फिर दोनों बहनें मिलकर दोनों ढाबों को बहुत अच्छे तरीके से चलाती हैं और पूरे शहर में उनका नाम हो जाता है।